एक समय की बात है, घने जंगल में एक कबूतर का परिवार रहा करता था। वे अक्सर दुखी रहते थे। वे हमेशा दूसरे कबूतरों को देखकर जलते रहते, लेकिन जो उनके पास है उसकी कदर नहीं करते। वे कभी भी संतुष्ट नहीं रहते, हमेशा सबसे ईर्ष्या का भाव रखते और दुखी रहते। इस बात को कबूतर और उसकी पत्नी जान चुके थे कि उन्हें असंतुष्ट रहने की आदत हो गई है। इसलिए वे वन में ही एक गुफा के अंदर किसी सिद्ध गुरु के पास गए और कबूतर कबूतरी उनसे जाकर अपनी असंतुष्टि का कारण पूछने लगे। उन्होंने सिद्ध गुरु से कहा, ही मुनिवर, हम लोग चाहकर भी खुश क्यों नहीं रह पाते? कृपया हमारा मार्गदर्शन करिए और हमें श्रेष्ठ ज्ञान से अवगत कराएं। इतना आग्रह करने पर सिद्ध गुरु कहते हैं, सुनो कबूतर और कबूतरी, अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूँ। फिर मुनिवर बोले, एक छोटे से गांव में खूसट मल नाम का एक अमीर और चालाक सेठ रहता था, जो अत्यधिक लालची स्वभाव का व्यक्ति था। वह किसानों को बड़े चतुराई से अपनी बातों में फंसाकर और मीठे वादे करके उन्हें ठेके पर अपने खेतों में काम करने के लिए मजबूर कर देता था। बाद में वह उनके सामने ऐसी शर्तें रखता कि किसान चाहकर भी अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते और उनका हक छीन लिया जाता। एक दिन खूसट मल ने अपने नौकर मंगू से कहा, मंगू, ये गरीब किसान भी बड़ी अजीब प्रजाति के होते हैं। ये जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं यहाँ मालिक बनकर आराम से बैठा हुक्म चलाता हूँ और पूरी फसल मेरे गोदामों में जमा हो जाती है। मंगू ने चापलूसी भरे लहजे में जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कहते हैं सेठ जी। पूरा गांव तो आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का सही लाभ उठाना आपसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। आपके बिना इस गांव में कोई फैसला नहीं हो सकता और आपकी मर्जी के बिना तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। खूसट मल ने हंसते हुए कहा, राजा तो हूँ ही मैं। इन बेवकूफ किसानों को ऐसी चालाक शर्तों पर अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ कि सारा काम तो ये करते हैं, लेकिन पूरी फसल मैं अपने पास रख लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने? इसी बीच एक गरीब और दुखी किसान, जिसका नाम बिरजू था, सेठ के पास पहुंचा। वह गहरे दुख और चिंता से भरा हुआ था। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैंने सुना है कि आप अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देते हैं। सेठ ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। बिरजू ने उम्मीद भरे स्वर में कहा, ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। सेठ जी, मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम बिरजू है और मैं पास के गांव काशीपुर का रहने वाला हूँ। बिरजू ने बड़ी विनम्रता और संजीदगी से अपनी बात रखी। सेठ ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें सुननी होंगी। बिरजू ने उत्सुकता और सम्मान के साथ कहा, जी सेठ जी, बताइए, आपकी शर्तें क्या हैं? सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर मेहनत से खेती करनी होगी। 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी, उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और बाकी आधा हिस्सा मेरा होगा। बिरजू ने थोड़ी देर सोचकर आत्मविश्वास से कहा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। फिर सेठ और बिरजू के बीच जमीन की कागजी प्रक्रिया पूरी हुई।
आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद बिरजू वहां से संतुष्ट होकर चला गया। अगले दिन सुबह होते ही बिरजू पूरी तैयारी के साथ उस खेत में पहुंच गया। उसने उत्साह से कहा, चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है। अब मैं पूरी मेहनत से इस खेत में खेती करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस साल फसल अच्छी होगी और मेरी मेहनत रंग लाएगी। बिरजू ने खेत में काम शुरू कर दिया और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ अच्छा बच पाएगा, बिरजू ने खुद से कहा और खेती में जुट गया। वह दिन रात अथक परिश्रम करता रहा, खेतों में मेहनत करता और फसल उगाने के लिए हर जरूरी कदम उठाता। महीनों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद आखिरकार उसकी फसल तैयार हो गई। खेत में लहलहाती फसल देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। चलो भाई, इस साल तो फसल बहुत अच्छी हुई है, बिरजू ने मन ही मन सोचा। अगर सेठ आधा हिस्सा ले भी जाएगा तो भी मेरे पास कुछ न कुछ जरूर बच जाएगा। उसने फसल की कटाई शुरू कर दी और पूरे जोश के साथ काम में लग गया। बिरजू की मेहनत का फल अब दिखने लगा था और वह बेहद खुश था। उधर बिरजू की फसल की खबर सेठ खूसट मल के कानों तक भी पहुंच गई। उसके एक नौकर ने आकर उसे बताया, सेठ जी, क्या आपने सुना? आज बिरजू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। सेठ ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है कि बिरजू फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं कि इस बार उसने क्या उगाया है। सेठ खूसट मल खेत पर पहुंचा और बिरजू को काम करते हुए देख कहा, अरे बिरजू, फसल तो तैयार हो गई लगती है। इस बार तो तुम्हारी फसल काफी शानदार दिख रही है। बिरजू ने सिर उठाकर जवाब दिया, हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई थी। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद ही इतनी अच्छी फसल तैयार हो पाई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। सेठ ने उसकी बातों को हल्के में लेते हुए ठहाका लगाया और कहा, अरे यार, यह तेरी मेहनत का कमाल नहीं है। यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का असर है। मेहनत तू करे या न करे, इस जमीन पर फसल तो होगी ही। बिरजू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सेठ जी, आपकी जमीन चाहे कितनी भी उपजाऊ हो, लेकिन अगर उस पर मेहनत न की जाए तो फसल कैसे होगी? मैंने दिन रात मेहनत करके इसे उगाया है। सेठ ने बेरुखी से जवाब दिया, ओ बिरजू, ज्यादा मत बोल। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं, लेकिन असली कमाई का हकदार वही है जो जमीन का मालिक है। यह जमीन मेरी है और हमारी शर्त के अनुसार अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल कर दे ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। मुझे और भी कई जरूरी काम करने हैं, सेठ खूसट मल ने बेरुखी से बिरजू से कहा। वह सबसे अच्छी और ताजी फसल अपने हिस्से में लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया, जबकि खराब और बेकार फसल बिरजू के पास छोड़ दी। यह देखकर बिरजू का दिल टूट गया और उसकी आंखों में मायूसी छा गई। हे ऊपर वाले, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी मेरे हिस्से में सिर्फ यह खराब फसल आई है। आखिर ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है? धिक्कार है ऐसी हालत पर। मैं कब तक दूसरों के इशारों पर चलता रहूंगा? भगवान, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरी अपनी जमीन होगी? बिरजू अपने मन की व्यथा सोचते हुए खेत में बैठा रहा। वह हर दिन इसी तरह संघर्ष करता और अपनी दुख भरी जिंदगी काटता रहा।
कुछ महीनों के बाद बिरजू का बेटा किशन, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया हुआ था, वापस गांव लौट आया। गांव में कदम रखते ही उसने चारों ओर का नजारा देखा और यह देखकर उसका मन भारी हो गया। हर ओर लोग परेशान और दुखी नजर आ रहे थे। वह हैरान होकर अपने पिता से पूछ बैठा, पिताजी, हमारे गांव की यह हालत क्यों है? यहाँ के लोग इतने परेशान और मायूस क्यों दिख रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? बिरजू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटा, इस गांव में किसानों की किस्मत हमेशा से ही ऐसी रही है। सेठ खूसट मल जैसे लोग हमारी मेहनत का पूरा फायदा उठाते हैं। खेतों में मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन उसका सारा फल और लाभ सेठ जैसे चालाक लोग ले जाते हैं। हमारे पास अपनी कोई जमीन नहीं है, न ही कोई अधिकार। बस दिन रात मेहनत करते रहते हैं और फिर भी भूखे ही सोते हैं। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। किशन ने अपने पिता की बातें सुनी तो उसका दिल गुस्से और दुख से भर गया। उसने कड़े स्वर में कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब यह अन्याय और शोषण अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। मैं इस गांव के किसानों के हक के लिए लड़ूंगा। आज से मैं खुद खेती करूंगा और उस लालची सेठ खूसट मल को उसी की चालबाजियों के जाल में फंसाकर जवाब दूंगा। अब इस अन्याय का अंत होगा। अगले ही दिन किशन ने ठान लिया और पूरी तैयारी के साथ सेठ खूसट मल के घर पहुंच गया। उसका इरादा पक्का था और उसकी आंखों में अपने गांव और किसानों के लिए कुछ कर दिखाने का दृढ़ संकल्प झलक रहा था। कहो किशन, आज यहाँ कैसे आए हो? सेठ खूसट मल ने तिरछी मुस्कान के साथ पूछा। किशन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सेठ जी, इस बार पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा। मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। सेठ खूसट मल ने हंसते हुए ताना मारा, अरे वाह, अब तुम खेती करोगे? जाओ, तुमसे नहीं होगा। पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग खेत में 2 दिन भी टिक नहीं सकते। किशन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, ऐसा मत कहिए। भले ही मैं पढ़ा लिखा हूं, पर मैं एक किसान का बेटा हूं। खेती किसानी मेरे खून में है और इसे करना मेरा धर्म है। सेठ ने मजाकिया लहजे में कहा, चलो मान लिया, वैसे भी आजकल पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी में इधर उधर घूम ही रहे हैं। चलो, तुम्हें मौका देता हूं। किशन ने मुस्कुराकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ खूसट मल ने गंभीर होते हुए कहा, धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी शर्तें सुन लो। किशन ने तुरंत जवाब दिया, जी सेठ जी, बताइए आपकी शर्तें क्या हैं? सेठ खूसट मल मन ही मन सोचने लगा, यह लड़का तो नया है, इसे ऐसी चालाकी भरी शर्त बताता हूं कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाए। वैसे भी इसका पिता बिरजू हर साल धान की फसल लगाता है, तो यह भी वही बेवकूफी करेगा। फिर उसने अपनी चालाकी भरी शर्त बताते हुए कहा, सुनो किशन, तुम जो भी फसल उगाओगे उसका आधा हिस्सा मेरी जमीन के मालिक होने के नाते मुझे मिलेगा और आधा हिस्सा तुम्हारा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो हाँ कहो। किशन ने बिना झिझके कहा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। ऐसा ही होगा। अगले ही दिन से किशन ने खेतों में काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बार किशन ने अपने पिता से अलग सोच रखते हुए एक नई योजना बनाई। उसने धान की जगह आलू की फसल लगाई।
वह खेतों में दिन रात मेहनत करता रहा और हर जरूरी काम को पूरी लगन के साथ अंजाम दिया। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फसल तैयार हो गई। आलू की वह फसल बहुत शानदार और भरपूर थी। किशन ने खेत में पहुंचकर फसल निकालना शुरू कर दिया। आलू की बोरियां भरने के दौरान उसकी मेहनत का नतीजा साफ नजर आ रहा था। वह मन ही मन खुश था कि इस बार उसने सेठ की चालाकी का जवाब अपनी सूझबूझ से दे दिया। फसल तैयार होने की खबर जैसे ही सेठ खूसट मल के कानों तक पहुंची, वह तुरंत किशन के खेत पर जा पहुंचा। उसने दूर से ही आवाज लगाई, अरे किशन, क्या तुमने मेरी शर्त याद रखी है? आधा हिस्सा मेरा और आधा तुम्हारा होगा, यह तय हुआ था, याद है ना? किशन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। आपने कहा था कि आधा हिस्सा आपका होगा और आधा मेरा। और आपने यह भी शर्त रखी थी कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे का हिस्सा मेरा। तो आप बेझिझक ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। सेठ खूसट मल को यह सुनकर कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ। उसने झुंझलाते हुए कहा, यह क्या? यह तो धान की फसल नहीं है, यह तो आलू की फसल है। किशन ने बड़ी शांति से कहा, हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की जगह आलू की फसल लगाई है। मेरे पिताजी सालों से धान ही उगा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों न इस बार कुछ नया किया जाए। इसलिए मैंने आलू की खेती कर ली। सेठ गुस्से और हैरानी में बड़बड़ाने लगा, अरे, मैं इन घासपूस का क्या करूंगा? यह तो मेरे किसी काम का नहीं है। जबकि सारे आलू तुम अपने हिस्से में ले रहे हो। किशन ने अपनी बात समझाते हुए कहा, सेठ जी, यह तो आपकी ही शर्त थी। आपने ही कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे का मेरा। अब आपकी शर्त पर मैं चल रहा हूं और आप ही इसे मानने को तैयार नहीं हैं। आप अपना ऊपर का हिस्सा, यह घासपूस ले जाइए। यह कहते हुए किशन ने चालाकी भरे अंदाज में अपनी बात पूरी की। सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी गलती और लालच का खामियाजा भुगतना पड़ा। किशन ने पूरे आलू अपने हिस्से में लेकर खुशी खुशी घर लौट आया, जबकि घासपूस का ढेर सेठ के हिस्से में छोड़ दिया। उधर सेठ के नौकरों ने यह तमाशा देखा और एक ने कहा, अरे मालिक, आज तक पूरे गांव में किसी ने आपकी शर्तों के खिलाफ चालाकी करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन यह किशन का लड़का तो बड़ी आसानी से आपको बेवकूफ बना गया। सेठ गुस्से में तमतमाते हुए बोला, अरे, यह लड़का मुझे बेवकूफ बनाएगा? आने दो इसे। इस बार तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह दोबारा मेरे सामने उलझने की सोच भी नहीं पाएगा। कुछ दिन बाद किशन फिर सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी, कैसे हैं आप? किशन ने मुस्कराते हुए पूछा। सेठ ने उसे देखा और बोले, लड़के, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जमीन चाहिए क्या? किशन ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ सेठ जी, मुझे जमीन चाहिए, लेकिन इस बार आपकी शर्त के अनुसार। सेठ ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, ठीक है, लेकिन इस बार मेरी शर्तों को अच्छे से सुन लेना। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी काम नहीं आने वाली। तुम्हें जो फसल मिलेगी, उसका नीचे वाला हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम मेरी शर्त मानते हो? किशन ने बिना झिझके कहा, जी हाँ सेठ जी, इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा ही होगा। यह कहकर किशन घर वापस लौट आया और इस बार खेती की तैयारी में लग गया। उसने सोचा कि इस बार कुछ अलग करना होगा।
किशन ने गेहूं की फसल लगाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उसकी फसल बहुत अच्छी तरह से उगने लगी। अरे वाह! इस बार तो गेहूं की फसल शानदार हो गई है। मजा आ गया, किशन खुशी से बोला। अब उस सेठ को देखो कैसे उसका मनोबल टूटता है। कुछ दिन बाद सेठ किशन के खेत पर आता है। जैसे ही वह गेहूं के खेत में पहुंचता है, उसके होश उड़ गए। यह क्या? इस लड़के ने तो गेहूं की फसल लगा दी है। यह लड़का उतना बेवकूफ नहीं है जितना मैंने सोचा था। सेठ चुपचाप खड़ा होकर किशन से कहता है, नमस्ते किशन, कैसे हो तुम? किशन ने मुस्कराते हुए कहा, नमस्ते सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है, जैसा कि हम दोनों ने तय किया था। आपकी शर्त के अनुसार फसल का नीचे वाला हिस्सा आपका होगा और ऊपर का हिस्सा मेरा। इस तरह किशन ने अपनी होशियारी से एक बार फिर सेठ को बेवकूफ बना दिया और उसकी शर्तों का पालन करते हुए अपनी फसल में शानदार सफलता हासिल की। और सेठ एक बार फिर से किशन की चालाकी का शिकार होकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मंगू से कहा, अरे मंगू, देखो तो सही, उस छोटे से लड़के के दिमाग को देखो। उसने मुझे, जो इतने सालों से चालबाजियों में माहिर हूँ, एक बार फिर बेवकूफ बना दिया। मंगू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक। आपने उसे बच्चा समझने की गलती कर दी, लेकिन उस बच्चे ने तो आपको ऐसा सबक सिखा दिया कि आप भी याद रखेंगे। सेठ खुसटमल ने गुस्से में कहा, आने दो उसे इस बार। अब मैं उसे बताऊंगा कि सेठ खुसटमल किसे कहते हैं। मैं उसकी हर चाल का ऐसा जवाब दूंगा कि वह खुद समझ जाएगा कि चालाकी किसे कहते हैं। उधर किशन ने गेहूं की कटाई पूरी कर ली और सारी फसल अपने घर लेकर आ गया। उसने फसल का कुछ हिस्सा अपने गांव के जरूरतमंद और गरीब लोगों में बांट दिया। उसकी उदारता से गांव के लोग भी खुश हो गए। किशन और उसके पिता बिरजू इस बार की फसल देखकर बेहद खुश थे। दोनों ने सोचा कि इस बार की मेहनत का फल वाकई मीठा रहा। कुछ दिनों बाद जब फसल उगाने का अगला मौसम आ गया, तो किशन ने फिर से सेठ से मिलने का फैसला किया। उसने अपने मन में सोचा, चलो इस बार फिर से सेठ के पास जाकर ठेके पर जमीन लेता हूँ। देखता हूँ इस बार वह कौन सी नई शर्त और चालबाजी सोचता है। यह विचार करते हुए किशन एक बार फिर सेठ के घर पहुँच गया। सेठ ने उसे आते ही तीखे लहजे में कहा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या नया खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? बच्चे, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। याद रखना, मैं सेठ खुसटमल हूँ। मुझे अपनी होशियारी पर बड़ा भरोसा है। किशन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं तो एक किसान का साधारण बेटा हूँ। होशियार तो आप जैसे लोग हैं, जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। यह सुनकर सेठ ने गुस्से में चीखते हुए कहा, अपनी जबान पर काबू रखो लड़के। यह क्या बकवास कर रहे हो? सेठ की झुंझलाहट साफ दिख रही थी, लेकिन किशन अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए शांत खड़ा रहा। जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, वही बात कर, ज्ञान की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, सेठ ने गुस्से में कहा। किशन ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है सेठ जी, तो चलिए काम की बात पर आते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। अब आप बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? सेठ ने चालाकी भरे अंदाज में मुस्कराते हुए कहा, अरे लड़के, तू तो खुद को बड़ा होशियार समझता है ना?
तो सुन, इस बार फसल के ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा, नीचे का भी मेरा होगा, और तेरे लिए सिर्फ बीच का हिस्सा बचेगा। अब बता, मेरी यह शर्त मानने की हिम्मत है तुझ में? किशन ने बिना कोई शिकन लाए उत्तर दिया, बिल्कुल सेठ जी, जैसा आप कह रहे हैं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ ने गर्व से कहा, चलो अब तुम जाओ और अपनी फसल उगाने की तैयारी करो। मुझे यकीन है इस बार तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। किशन चुपचाप अपनी सहमति देकर घर वापस लौट गया और फसल की तैयारी में जुट गया। इस बार उसने गन्ने की खेती करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उसने अपने खेतों में गन्ने की बुआई कर दी। एक दिन उसके पिता बिरजू ने उससे पूछा, बेटा, इस बार तुमने कौन सी फसल लगाई है? किशन ने गर्व से कहा, पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हो रही है। मुझे लगता है इस बार भी हमारी मेहनत रंग लाएगी और आमदनी बढ़िया होगी। यह सुनकर बिरजू मुस्कराए और बोले, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। तुम्हारे परिश्रम से हम सबको गर्व होता है। कुछ दिनों बाद सेठ और उसका चाटुकार मंगू दोनों किशन के खेत पर पहुंचे। मंगू ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, इस बार तो किशन का दिमाग घूम जाएगा। आपने इस बार इतनी शानदार शर्त रखी है कि उसकी चालाकी भी काम नहीं आएगी। सेठ ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो मंगू। इस बार मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया है। ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा, नीचे का भी मेरा होगा, और बीच का थोड़ा सा हिस्सा उसे दे दूंगा। इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र चलाना। अब देखता हूं कि इस बार वह चालाक लड़का कैसे बचता है। दोनों अपनी चालाकी पर हंसते हुए किशन के खेत की ओर बढ़ने लगे, यह सोचते हुए कि इस बार उनकी योजना सफल होगी। दोनों आपस में बातें करते करते खेत के पास पहुंच गए। जैसे ही उनकी नजर खेत पर पड़ी, मंगू ने चौंकते हुए कहा, अरे सेठ जी, यह किशन तो इस बार आपका भी बाप निकला। देखिए तो सही, इस बार उसने कौन सी फसल लगा दी है। सेठ ने ध्यान से खेत को देखा और भौंचक्का होकर बोला, अरे यह क्या? इसने तो गन्ने की फसल लगा दी है। अब बताओ, मेरी शर्त के हिसाब से ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा इसका। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे हिस्से में तो इस बार भी सिर्फ झाड़ फूस ही आएगा। मैं इस बार भी मूर्ख बन गया। मान गए इस किसान के लड़के की चालाकी और दिमाग को। तभी किशन मुस्कराते हुए उनकी ओर बढ़ा और बोला, आइए आइए सेठ जी, कैसे हैं आप? और आप दोनों में क्या चर्चा चल रही है, मुझे भी बताइए। सेठ गुस्से से लाल होकर बोला, अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुमने इस बार भी मुझे बेवकूफ बना दिया। किशन ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, सेठ जी, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा? आप तो खुद इतने बड़े होशियार हैं कि दुनिया को बेवकूफ बनाते फिरते हैं। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल उगाई है और आपकी शर्त के अनुसार इस फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका है और बीच का हिस्सा मेरा। अब तो आप खुश होंगे, हैं ना? मंगू, जो अब तक चुप था, तिलमिला कर बोला, अरे ओ किसान के लड़के, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। धोखाधड़ी और बेईमानी में सेठ जी तो सबके बाप हैं। यह खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। सेठ ने मंगू को डांटते हुए कहा, अरे मंगू,
चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद यह हमारी ही करनी का फल है। किशन अपनी जगह खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और चालाकी से लालची सेठ को मात दे दी थी। मैंने अपनी जिंदगी में कई भोले भाले किसानों को ठगा है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी मेहनत की कमाई छीनी है। लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझसे टक्कर ली है। इस लड़के ने न केवल मुझे हराया है, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी हैं। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि किसानों के साथ नाइंसाफी करना गलत है। मैं आज से वादा करता हूं कि किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। उनकी मेहनत का उन्हें पूरा हक और सही दाम दूंगा। साथ ही जितनी भी जमीनें मैंने गिरवी रखी हैं, वह सब मैं उनके असली मालिकों को वापस कर दूंगा। मंगू, जो हमेशा सेठ की हाँ में हाँ मिलाता था, इस बार उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, सेठ जी, आपने जो बात कही वह सच में बहुत अच्छी और नेक है। किसान दिन रात मेहनत करता है, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए। लेकिन बदले में न तो वह अच्छे कपड़े पहन पाता है, न ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। वह दूसरों का पेट भरने के लिए अपना पेट जलाकर काम करता है। ऐसे में उनकी मेहनत की अनदेखी करना और उनका हक छीनना वाकई अन्याय है। इन किसानों का हक तो इन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। किशन, जो चुपचाप सब सुन रहा था, उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। उसकी मेहनत, चतुराई और ईमानदारी ने उस लालची सेठ को सही राह दिखा दी थी। सेठ ने उसी दिन सभी किसानों की जमीन और उनका पैसा लौटाने का ऐलान कर दिया। उस दिन के बाद से गांव के सभी किसान सुख शांति से रहने लगे। उनका मनोबल बढ़ गया और उनकी मेहनत का सही फल मिलने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और अनोखी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।